नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन है। वहीं दूसरी तरफ बागपत में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी नीरज वहां पर हैं। उनमें कंपटीशन बढ़ेगा, जो ज़्यादा रेट देगा उसको जो किसान बेचेगा। ये जो मार्केट जो खोला है कि कहीं भी जाकर के व्यापारी आ सकते हैं, व्यापारी खरीद सकते हैं, किसान जहाँ चाहे बेच सकता है। ये कंपटीशन खुल गया, उसके कारण जो है कि खेती के अंदर जिसको हम वो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट आएगा, अच्छे बीज आएंगे, अच्छी मशीनरी आएगी। अंतिम सवाल करूंगा आपसे कि तो आप सरकार में हैं, आप सरकार के सांसद हैं, तो क्यों नहीं आप उन किसानों को समझा पा रहे जो पंजाब हरियाणा के बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं पिछले 28 दिनों से? कहाँ चूक हो रही है? क्या पहल को और मजबूत करने की ज़रूरत है? देखिए, और क्यों नहीं वो समझ पा रहे? क्या उनके पीछे कोई है? देखिए, अगर केवल मात्र किसान होते तो समझाने में देर नहीं लगती। आप समझेंगे कि इसके पीछे जो है, जैसे मैंने कहा, अगर कोई विषय है तो उस पर बात की जा सकती है, एजेंडा लाएंगे तो उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन जहाँ केवल अड़ंगा लगा रहा है, केवल मात्र विरोधी करना है, बातचीत करने के लिए हमको तैयार नहीं हो रहा। बार बार सरकार बोल रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आपको अगर कोई लगता है कि इन किसान का कानूनों में, कृषि कानूनों में कोई कमी है, उसको हम दूर करने के लिए तैयार हैं। एमएसपी की पहले मांग करी थी, एमएसपी सरकार खरीद करेगी। ये सरकार ने कहा एमएसपी जारी रहेगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां समाप्त नहीं होगी, मंडियां जारी रहेगी। और उनको जो कहते हैं कि मंडी के बाहर जो आप चाहते हैं हम करने के लिए तैयार है। सरकार सब बातों के लिए तैयार है। लेकिन ये लोग, उनके जिन लोगों ने आंदोलन को मुझे लगता है कब्जे में ले लिया है, वो लोग एक अड़ंगा लेकर के बैठे हैं और कहते हैं नहीं, पहले कि जो कृषि कानून वापस लो तब हम बात करेंगे। उसके पीछे केवल मात्र विपक्ष है, जिनकी जमीन खत्म हो चुकी है, जिनका जो आधार खत्म हो चुका है, जिनको आशा नहीं कि भविष्य में उनकी कभी सरकार बनेगी, वो लोग इसके पीछे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो हमारे साथ सत्यपाल सिंह थे, कैमरा पर्सन अनिल के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया। तो बीजेपी के सांसद सतपाल सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं किसानों से बात करने के लिए। और इसीलिए देखिए, अलग से एक रणनीति भी बीजेपी ने बनाई है, चौपाल कर रही है जगह जगह। हमारे साथ जयपुर से भवानी जुड़े हुए हैं। भवानी, वहां पर चौपाल का आयोजन किया गया है, स्थानीय किसान वहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल अगर आप बात कर पाए तो वहां कोई नेता हो या किसान, उनसे बात कीजिए। देखिए, अभी बीजेपी की जो किसान चौपाल है वो खत्म हुई है। बीजेपी के अजमेर के सांसद हैं भागीरथ चौधरी, वो किसानों को इस वक्त समझाइश कर रहे थे। भागीरथ जी, आप बताएं, एक तो किसानों को भ्रम क्या था और आपकी इस चौपाल से भ्रम दूर हुआ? देखिए, किसानों को, यहाँ राजस्थान के किसानों को भ्रम नहीं है, परंतु विपक्ष वाले इस तरह का एक गलत वातावरण खड़ा कर रहे हैं कि एमएसपी ख़त्म कर देंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि 2022 तक किसान के घर में आमदनी दुगनी हो। इसके लिए, किसान कल्याण के लिए ये जो अभी संसद में तीनों बिल लाए गए हैं, और हमें खुशी है कि 100 में से 100 किसान जो मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब ने जो बिल पेश किया है, ये लाए, इसके समर्थन में 100 के 100 किसान यहाँ समर्थन में खड़े हैं। आप कह रहे हैं 100 के 100 समर्थन में खड़े हैं, तो फिर दिल्ली के अंदर विरोध में क्यों बैठे हुए? देखिए, ये जो किसानों के नाम से, कि ये अन्नदाताओं के नाम से एक झूठा प्लेटफॉर्म बनाकर जो किसानों का शोषण कर रहे थे, उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। इसलिए इस तरह का वातावरण ये खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम आम जन अन्नदाता के बीच में जाकर, ये कह रहे हैं कि किसानों के नाम पर, तो क्या जो वहाँ पर बैठे हैं वो किसान नहीं है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जो असली किसान यहाँ है, जो गाँव में रहते हैं, किसान यहाँ खेती करते हैं, वो कहीं न कहीं उनका हित टकरा रहा है। इसलिए वो इस तरह का वातावरण टकरा रहा। कौन सा हित आपको लगता है उनका जो टकरा रहा? मैं कह रहा हूँ, 73 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। आज किसान की माली हालत क्या? आज भी बेकारी, भुखमरी, बेरोजगारी जी क्यों है? 60 साल तक जिस पार्टी ने केंद्र और राजस्थान में सरकार दी है, उन्होंने इनका शोषण किया। हम नरेंद्र भाई मोदी जी चाह रहे हैं कि किसान का कल्याण हो। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि उनको भड़काया जा रहा है किसानों को? आप भड़काया जा रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, कौन भड़का रहा है? जिनका अहित हो रहा है, जो किसानों का शोषण कर रहे थे जोक के रूप में, अब उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। इसलिए वो ये वातावरण खड़ा कर रहे हैं। और अब विदेशी ताकतें भी, चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, वो भी अब इसके अंदर लग गए। वो देख रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, वो चाहे धारा 370-35 हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे नागरिकता संशोधन बिल हो, चाहे राम मंदिर हो, जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, वो चाह रहे हैं कि मोदी जी
को कैसे न कैसे उनको दबोचा जाए। तो ये मैं कह सकता हूँ। आप कह रहे हैं कि अगर जो आप विदेशी ताकतों की भी बात कर रहे हैं, बाकी बात कर रहे हैं, अगर इस तरीके से बरगलाया जा रहा है या भ्रम फैलाया जा रहा है तो फिर बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी ने क्या अभी तक हम अन्नदाताओं के बीच में आकर अन्नदाताओं को, गांव और किसान को, किसान संतुष्ट है? आपकी बात को मान रहे हो? बिल्कुल संतुष्ट है। आप खुद देख रहे हो, पूरा 100 में 100 संतुष्ट है। किसान हित के लिए भी लाया गया है, और मैं कहूँ किसान कल्याण के लिए, किसान को बिचौलियों से बचाने के लिए ये बिल लाया गया है। ये किसान कल्याण के लिए। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है, और 100 के 100 किसान संतुष्ट हैं। और गांव में आपको पता है, चकवाड़ा गांव जो इंटीरियर में गांव है, सारे किसान रहते हैं यहाँ। गांव में रहने वाला हर आदमी किसान है। किसान की कोई जाति नहीं होती है, किसान एक वर्ग है, और गांव में रहने वाला हर व्यक्ति किसान है, और वो सब संतुष्ट है। मोदी जी के और नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के ये जो 3 बिल आए, आप कह रहे हैं कि संतुष्ट है। राजस्थान के किसान, अगर हिंदुस्तान के आप बता रहे हैं संतुष्ट है, राजस्थान के संतुष्ट है, तो राजस्थान में तो शाहजहाँपुर बॉर्डर पे भी बैठे हुए हैं ना लोग। देखिए वो कौन लोग हैं? जिनकी कोई राजनीति खिसक रही है, वो इस तरह के नाटक कर रहे हैं। बाकी जो असली किसान है, वो किसान संतुष्ट है। क्यों? किसान कल्याण के लिए ये बिल लाया गया। आपको पता है क्या मंडियों को लेकर, मंडियां खत्म हो जाएगी, ये बार बार जो आंदोलन करने वाले कह रहे हैं, क्या आप किसानों को समझाने में कामयाब रहे? खत्म नहीं होगी? बिल्कुल किसान संतुष्ट हैं। मैं तो कह रहा हूँ, नहीं तो मंडियां बंद होगी और किसी का हित होने वाला नहीं है। जो व्यापारी किसान के घर भी जिन्स खरीद सकता है। ठीक है, भवानी रहिए जरा सादे कि कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसान के आंदोलन का आज 28वां दिन है। किसानों के आंदोलन से जुड़ी अब से थोड़ी देर बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें किसान नेता सरकार के बातचीत के न्योते पर आज फैसला लेंगे। अब तक सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। 9 दिसंबर को होने वाले 6ठे दौर की बातचीत रद्द हो गई थी, यानी आखिरी बार सरकार और किसानों के बीच 5 दिसंबर को बातचीत हुई थी। पिछले 22 दिनों से सरकार से किसानों की कोई बात नहीं हुई है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं नए कानून पर किसानों का भ्रम दूर करने के लिए सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ कोशिशें हो रही हैं। बीजेपी के तमाम नेता अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, शहरों में पहुंच रहे हैं, किसानों के बीच सम्मेलन कर रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं और उसके जरिए कृषि सुधार कानूनों की खूबियां बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में बीजेपी ने किसान सम्मेलन कर किसानों को कृषि सुधारों की खूबियां समझाने की कोशिश की। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर और महाराष्ट्र के पुणे में भी चौपाल का आयोजन किया गया। समाधान तो बातचीत से निकलेगा। जब सरकार बात करना चाहेगी तो बात कर लेंगे। देखो, जो वे चाहते हैं ना कि इसमें संशोधन कर दे, संशोधन को तो हमने मना कर दी, कानून वापसी लेने को उन्होंने मना कर दी, तो अभी तो यही बना हुआ है। 8 तारीख से यही काम चल रहा है अभी। जावेद हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर लगातार किसान जो है वो डटे हुए हैं। देखिए जावेद, 2 अब लगभग बजने को हैं। किस तरीके से, क्या ये किसान ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं? क्या ये जो बैठक होनी थी महत्वपूर्ण 2 बजे, वो शुरू हो गई है किसानों के बीच? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। 2 बजे का वक्त किसान नेताओं की तरफ से बताया गया था, जिसमें जो 20 के न्योते की, उस पर क्या फैसला लिया जाना है। लगातार जो किसान है इसी पर मंथन कर रहे हैं पिछले 3 दिन से। कल भी बैठक हुई थी, वो भी बेनतीजा रही, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों ने कहा कि आज वो बैठक में फैसला लेंगे। तो 2 बजे की जो आज बैठक होनी है अर्पिता, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें क्या किसान फैसला लेते हैं, और अगर वो बातचीत करने के लिए जाएंगे तो उसकी रूपरेखा क्या होगी बातचीत की, इसी पर आज फैसला लिया जाना है। तो देखिए, जिस तरह से बातचीत लगातार सरकार और किसान नेताओं के बीच में खत्म हुई है, उसके बाद एक बार फिर से मौका आया है, सरकार एक कदम फिर से आगे बढ़ी है कि आप आइए, बातचीत करिए। अब किसान नेताओं को इस पर फैसला लेना है कि वो बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे। जी ठीक है। इस बीच कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक नए कृषि सुधार कानून से किसानों की जिंदगी बेहतर होगी। साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि किसान जल्द ही कानून के फायदे समझेंगे और मान भी जाएंगे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए, चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो या किसानों के लिए तीनों जो महत्वपूर्ण बिल है, उससे किसान को आज़ादी देने की बात हो और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना हो, देश का किसान उन्नत हो, उत्तम हो, जो हम कहते थे कि उत्तम खेती, उस दिशा के अंदर चौधरी शरण सिंह जी का सपना था, वो आज प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। और आज जिस तरह से यहाँ पर
किसानों के ये जो बिल है ये आने वाले समय में किसानों किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाले बिल होंगे। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर पर ही इस वक्त मौजूद है। वहां पर भी किसान देखिए डटे हुए हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 28वां दिन है आज और 2 बजे महत्वपूर्ण बैठक किसानों के बीच में होनी है और तय होना है कि किस तरीके की रणनीति आगे रहने वाली है। दीपक, वहां अगर आपकी किसानों से बात हुई हो तो क्या मंशा उनकी दिख रही है? क्या वो बात करने को तैयार है? क्योंकि बात नहीं होगा तो समाधान कैसे निकलेगा? बिल्कुल अर्पिता, आज हमने बात करी थी। राकेश टिकैत का भी ये कहना था कि जो संशोधन की बात सरकार कर रही है वो संशोधन के लिए तैयार नहीं है। आज उनकी बातचीत होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों का जो हुजूम है लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो ये किसान हैं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। राकेश टिकैत की ही अगुवाई में ये लोग यहाँ पर आए हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि आज जिस तरह से बातचीत होने के लिए 1-2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की कॉन्फ्रेंस सिंगू बॉर्डर पर होगी, उस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े और साथ ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई सकारात्मक जो रुख है वो देखना चाहते हैं किसान भी। यहाँ पर किसानों का जमघट है। किसानों का यही कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो, लेकिन सरकार की तरफ से ये साफ कह दिया जा चुका है कि जो कानून है वो बदलेंगे नहीं, लेकिन उनमें संशोधन की प्रक्रिया जो है वो हो सकती है अगर किसान राजी हो। तो अब देखना हो यही होगा कि 2 बजे की जो कॉन्फ्रेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है किसान संगठनों के बीच, और चाहे वो सिंगू बॉर्डर के किसान हो या गाजीपुर बॉर्डर या फिर टिकरी बॉर्डर के, तो वहाँ पर जो भी होगा वो सामने आएगा। तो तब तक इंतजार करना होगा। ठीक है दीपक, आप रहिए। किसान आंदोलन के मुद्दे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर इशारों में विपक्ष पर हमला किया। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि जिन्हें देश का विकास अच्छा नहीं लगता है और जो लोग देश के किसानों के चेहरे पर खुशहाली नहीं देख सकते हैं, वही लोग आजकल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। लखनऊ में आज किसान दिवस पर यूपी के मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और साथ ही किसानों को सौगात के रूप में ट्रैक्टर भी दिए गए। किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए। लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, उन लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। ये बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है एमएसपी के नाम पर। बिना किसी टैक्स के, बिना किसी सरचार्ज के किसान अपने उत्पाद को बाराबंकी या दिल्ली के अंदर या देश के अंदर किसी भी मंडी में ले जाकर के बेच सकता है और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। फसल तैयार होने के पहले ही अपनी उस फसल को बेचने का अधिकार किसान के पास होगा। लेकिन जिन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मुनाफा किसान के खाते में जाए, वे लोग ही आज इसका विरोध करके गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। नीरज हमारे साथ बागपत से मौजूद है और वहां पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नीरज, जो किसान वहां पर पहुंचे हैं वो आसपास के गांव के पहुंचे होंगे, जो इस आंदोलन के बारे में जानते होंगे, जरा उनसे पूछिए कि क्या उन्हें भी इस कानून में कोई खामी नजर आ रही है, और जो लोग अभी आंदोलन में जुटे हुए हैं उनका रुख उन्हें कैसा लग रहा है? क्योंकि सरकार लगातार बुला रही, भाई आ जाइए बात करने के लिए, लेकिन ये लोग तैयार नहीं है। अर्पिता, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले बीजेपी सांसद, जो कि यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, उन्होंने किसानों को संबोधित किया, तमाम बारीकियां किसानों को बताई हैं कि कानून में है क्या, जो आम किसानों को नहीं मालूम है, ज़मीनी किसानों को नहीं मालूम है। और सबसे खास बात यह कि ये पूरा इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान भी इस पूरे आंदोलन में कहीं ना कहीं शामिल है, कुछ लोग हैं भी। क्या अपील भी की सांसद महोदय ने कि वो लोग वापस आए, उनको समझाए? कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जो बातें आपके स्थानीय सांसद ने कही उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? पूरा उनको समर्थन है। बात हमारी समझ में आ गई है कि जो ये कानून था ये हमारे हितों का ही है। माननीय मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं और जो किसान बेचारे जो ना समझ हैं गाँव के, उन्हें समझा बुझा के ले आऊँगा। लेकिन जो छोटी मोटी खामियां हैं, आपको लगता है कि सरकार को एड्रेस करना चाहिए, सरकार को समाधान करना चाहिए? हाँ, छोटी मोटी खामों का तो समाधान करना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जो इस पूरे मसले पर अपनी राय रखना चाहते हैं। आप बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे? काफ़ी देर से क्या ये कहना चाह रहे हैं
इन्होंने जितने भी ये कार्यक्रम करे सब किसान विरोधी है। जब से मोदी सरकार आई किसान धरती में उतर गया। ऊपर को जाने को भी ये सब लोग कह तो रहे लेकिन धरती में उतर गया। 2 महीने हो गए मिल चलो नहीं, ये आपकी गन्ने वाली समस्या जो आप बता रहे पेमेंट मंडी की भी है। क्या है? अरे जब मंडी हमारे हित में नहीं है तो क्यों लपेटा लगा रहे हैं? ये हमारी काम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करे। F2SL F2 स्वामीनाथन आयोग की लागत का 1.5 गुना मूल्य है। और लेकिन ये बताइए, ठीक है आपने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाए, लेकिन सरकार ये जो तीनों कानून है, अगर सरकार किसानों को अलग अलग मौका मिलता है कहीं भी अपना सामान बेच सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत है? आप भी किसान हैं। सुनो, सामान कहाँ बेच देंगे जब एक ही जगह 4 जगह एक ही भाव कहाँ बेच देंगे? बिल्कुल भाई बेचेंगे जब हमें 500 रुपये ऊपर मिलेगा तो मोदी नगर से दिल्ली हम जब भी चले जाएंगे 500 रुपये। बिल्कुल अपनी राय है इनकी, एक अलग राय है। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। और आपका क्या मानना है? जो क्या कहे? अभी 4 बार तो बता रही और ये बिल्कुल सही है। सही है, बिल्कुल। तो ये लोगों की राय है। और यहाँ अर्पिता, यहाँ चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के मौके पर लोक गीतों के कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। तो बहुत लोग तो अभी बात भी नहीं करना चाह रहे क्योंकि गीतों का आनंद लेना चाहते हैं। और लेकिन ये बात साफ है कि तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनमें ज्यादातर लोग, अधिकतर लोगों का यही मानना है कि कानून में जो थोड़ी बहुत कमियां उसको सरकार एड्रेस करे, लेकिन कृषि कानूनों से फायदा है। ठीक, नीरज आप साथ रहिएगा। अपडेट के लिए आपके पास फिर से लौटूंगी। वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी से किसानों के मुद्दे पर अपना ढोंग बंद करने को भी कहा है। वो राहुल गांधी जिनने सोफा कम ट्रैक्टर चलाया था, उन्हें ये नहीं मालूम कि आलू खेत के नीचे होता है कि ऊपर। आलू से सोना बनाने वाले किसानों के नाम पर ये ठगी बंद कर रहे हैं। किसानों को धोखा देने वाले, कर्जा माफी का जुमला देने वाले, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने वाले, ये किसानों के लिए ढोंग करना बंद करें, नाटक करना बंद करें। भवानी भी हमारे साथ देखिए लगातार जयपुर से मौजूद है और वहां पर चौपाल का आयोजन किया गया है। भवानी, क्या वहां पर जो किसान हैं उनको इस बारे में भी जानकारी है कि पहले आज जो विपक्ष इसका खुलकर विरोध कर रहा है इन कानूनों का, पहले ही उनके समर्थन में था? देखिए किसान हमारे साथ में है, अभी भी चौपाल हुई है। आप बताएं कि अब ये इस कानून के 3 जो मुद्दे हैं बड़े, MSP का इशू हुआ या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हुआ, इससे आपको लगता है कि अभी की चौपाल के बाद में संतुष्ट हुए? हाँ देखो, लोगों को समझाने से लोग समझते हैं। अब अपन जब गैप रहता है, बातचीत नहीं होती तो लोग गुमराह रहते हैं। अब इन्होंने समझाया सांसद महोदय ने, तो लोगों को भी समझ में आई है। और जो मुद्दे रह गए हैं, जिन मुद्दों पे बात नहीं हुई, उन मुद्दों की हम और चौपाल पे बैठ के चर्चा करेंगे। आप गांव के सरपंच हैं, आप गांव नगरों में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे? हाँ, लोगों से चर्चा करेंगे। जो इस कानून में कमियां रही है, जो केंद्र सरकार की जो कानून में जो खामी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो किसान के हित में जो कानून है उसके बारे में लोगों को समझाएंगे। पर इसमें किसान हित की बात यह है। आपके गांव से कोई प्रदर्शन में विरोध में दिल्ली गया हो, शाहजहाँपुर गया हो, कोई गया? हाँ नहीं, ऐसा हमारे गाँव में कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं ऐसा गाँव में। तो आपके गाँव के लोग क्या मानते हैं कि नहीं ठीक है? देखो, सबका अपना अपना विचार है। कुछ लोग मानते हैं भाई इसमें खामियां रहेगी, सरकार को बैठकर किसानों से वार्ता करनी चाहिए, किसानों को समझाना चाहिए भाई हम आपके हित में बात करें, और किसान को भी इस कानून को समझना चाहिए भाई इस कानून में क्या है हमारा। को पढ़े और समझे। आपको कुछ समझ में आया कि ठीक है? सबसे बड़ा जो मसला है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जिसमें कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो किसानों की ज़मीन पर कब्जा हो जाएगा, ऐसा कुछ है? हाँ, बोल रहे थे। कौन? ये बोल रहे हैं, किसान भाई बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं है। ऐसा है नहीं? है नहीं। तो आपको लगता है ऐसे ही बोल रहे हैं? हाँ, ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, अपनी जमीन तो अपने पास ही रहेगी। वो फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। फसल तो घर बैठे तुल जाएगी, तो बढ़िया किसानों को फायदा होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फसल की है, ज़मीन की नहीं है। जैसे अभी मूंग बुआई के समय हमारे यहाँ पर मूंगों का जो भाव था वो 10,000 रुपये था। यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो बुआई के समय यदि फसल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यदि भाव गिरता भी है ना, तो उससे किसान को नुकसान नहीं होगा बल्कि किसान को फायदा ही होगा। तो देखिए कि ऐसा नहीं है कि जरा आप साथ देखिए। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर दोहराया कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। नरेंद्र सिंह ने ट्वीट किया और लिखा कि किसानों के मसीहा देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन।
समस्त देशवासियों को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दीपक बिष्ट हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, ये महत्वपूर्ण बैठक किसानों के बीच होनी थी कि आगे की रणनीति क्या होगी सरकार से अगर बात करने पहुंचते हैं, ये बैठक शुरू हो गई? देखिए अर्पिता, कुछ देर में यहाँ पर शुरू होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो पहले 5 जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके 5 सदस्यों की ये टीम बैठी थी। उसके बाद एक कमेटी ने जो है एक पूरा चिट्ठा बनाया है कि सरकार से किस तरह से किन बिंदुओं पर बात होगी, और इसको लेकर कमेटी कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो बैठक है उसमें शामिल होगी। और ये बैठक लगभग 40 से ज़्यादा संगठन जो यहाँ पर स्थित सिंगू बॉर्डर पर हैं वहाँ पर उनके साथ बैठक होगी। बैठक के बाद ये उसमें निर्णय लिया जाएगा कि किन बिंदुओं पर सरकार से बातचीत करेंगे और कितने लोग यहाँ से प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ पर जाएंगे। लेकिन अभी तक सब गुपचुप तरीके से हो रहा है, क्योंकि रणनीति को पूरी तरह से किसान सामने नहीं उजागर कर रहे हैं, और यही वजह है कि मीडिया को अभी नहीं बताया गया है कि कितने बजे ये लोग जाएंगे और कितने लोगों का दल जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि संयुक्त किसान मोर्चा बातचीत के लिए कोशिश कर रहा है कि इस बार बातचीत हो, क्योंकि पिछले 5 बार की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बेनतीजा होने की वजह से सभी चाहते हैं कि इस बार जो बातचीत हो कहीं ना कहीं किसी भी निर्णायक मोड़ में जरूर आए। ठीक है। वहीं यूपी के बागपत में आज किसान चौधरी चरण सिंह की जयंती मना रहे हैं। इस मौके पर जुटे किसानों ने एक बार फिर खुलकर कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया। हालांकि कुछ किसानों की राय है कि जो किसान इन कृषि सुधारों को लेकर भ्रम में हैं, सरकार को उनसे बात करनी चाहिए ताकि उन्हें कृषि सुधारों के फायदे के बारे में जानकारी मिल सके। कार्यक्रम में मेरठ से पहुंचे किसानों ने दावा किया कि नए कृषि सुधारों से उन्हें गन्ने की फसल में फायदा हुआ है, और जो आंदोलन पर बैठे किसान हैं वो साजिश का शिकार हुए हैं। मसला था, हमारे साथ किसान मौजूद हैं। सबसे पहले आप बताएं, आपसे थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी कि आप कह रहे कि किसान कानून जो है वो फायदेमंद है, लेकिन बाकी किसान फिर आंदोलन पे क्यों हैं? ये अपना अपना अलग अलग स्वार्थ है जी। वैसे किसान आंदोलन जो है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो काम किया, मोदी सरकार ने जो काम किया, वो बहुत सोच समझकर बहुत अच्छी नीति तय करा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अच्छे नीति से क्या, आप लोग भी गन्ना के बड़े किसान हैं, आप लोग का भी अनुबंध होता है, लेकिन गन्ने को लेकर बार बार हम लोग सुनते हैं कि आप लोग की आज ये समस्या है वो समस्या है। तो गन्ने का जो अनुबंध तरीके से आप लोग काम करते हैं तो उससे फायदा हुआ है इलाके में या नुकसान? उससे फायदा हुआ है जी। कैसे फायदा हुआ है सर? कैसे फायदा हुआ गन्ने से? गौरव जी, कैसे फायदा हुआ? आप तो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता भी हैं और किसान परिवार से भी जुड़े, कैसे फायदा हुआ? सर फायदा इसलिए हुआ है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे पास फिक्स रेट्स हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना होते, फिक्स रेट्स ना होते तो हमें ये पैसा ना मिलता। और जब ये बिल आया है इससे सभी किसानों को फायदा होगा, सिर्फ गन्ने वालों को नहीं, बाकी सब किसानों को फायदा होगा। जो बीच के दलाल हैं सब निकल जाएंगे। नहीं, मैंने तो सिर्फ गन्ने का एक उदाहरण दिया, धान गेहूँ या बाकी जो फसल है उसमें आप लोग को फायदा होगा? फायदा होगा, अगर ये बिल बहुत चलता है तो इससे हमें किसानों को काफ़ी फायदा होगा। जैसे गन्ने से फायदा हो रहा है ऐसी और फसल से भी हमें फायदा होगा इसका। नीरज, वहां जो किसान जरा पूछे, देखिए 5 दिसंबर को आखिरी बातचीत हुई थी और इतना लंबा वक्त देखिए बीत गया है। अभी तक प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से देखिए भेज दिया गया कि आइए बातचीत कीजिए। तो किसानों की मंशा किस तरीके की लग रही है वहां पर मौजूद किसान, जो किसान हैं उनको? क्योंकि जल्द रास्ता निकलेगा तो वो भी 28 दिन हो गए उनको बैठे हुए, उनके लिए भी सही रहेगा। बिल्कुल, कुछ लोगों से पूछते, युवा लोग हैं यहाँ, किसान भी हैं। ये बताइए, जो किसान बैठे, आप लोग युवा हो यहाँ, जो किसान आंदोलन पे बैठे हैं, लंबी बातचीत के बाद भी गतिरोध बरकरार है, क्या उन्हें आंदोलन से वापस आना चाहिए? क्या करना है? मोदी की सरकार बहुत बढ़िया है जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सारे जो योगेंद्र कोठारी, धन्यवाद, बढ़िया काम है बिल्कुल। नहीं ठीक है नीरज, आप रहिए साथ, नजर बनाए रखिएगा। बात जरा डीडीसी चुनाव की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए पहले चुनाव में बीजेपी को मिले भारी समर्थन से पार्टी का जोश हाई है। पार्टी ने जीत को आर्टिकल 370 पर जनता की मोहर बताया है। डीडीसी चुनाव के नतीजों पर चर्चा और आगे की रणनीति के लिए जम्मू के बीजेपी दफ्तर में पार्टी की एक अहम बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। खबर यह भी कि इस बैठक में डीडीसी चुनाव में मिली जीत पर एक विशाल विजय जुलूस निकालने की तारीख पर भी चर्चा की गई। डराने का प्रयास किया गया, आतंक की बात की गई, बंदूक उठाने की बात की गई, लेकिन यहाँ के लोगों ने 8 चरणों के इन चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सैकड़ों लोगों ने चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने मतदान किया
और कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के राज्य में एक सफल चुनाव जिला परिषद के हुए। उसके लिए जीत जमहूरियत की हुई, जनता की हुई, जनतंत्र की हुई। 51% से ज़्यादा पोलिंग हुई, जो अपने आप में पिछले के चुनावों की तुलना में बहुत अच्छी थी। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव पर बड़ी खबर इस बीच आ रही है। न्यूज 18 की पवन शर्मा की यह खबर कि नतीजों के बाद जिला परिषद में बीजेपी को बाहर रखने के लिए कांग्रेस गुपकार गठबंधन को समर्थन दे सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का दावा है कि कांग्रेस पार्टी का आला कमान इस पर विचार कर रहा है कि क्या समर्थन दे दिया जाए। बीजेपी को आउट रखने के लिए आगे के बारे में विचार किया जा सकता है। अभी भी हम सीट शेयरिंग में थे और ये ठीक है कि उपकार अलायंस का हम हिस्सा नहीं थे, ना हैं अभी तक उस एजेंडा का। कुछ चीज़ों पे सहमति है, जो बीजेपी ने काम किए हैं उन चीज़ों पे हम इकट्ठा विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसमें इस चुनाव में भी हमने सीट शेयरिंग में चुनाव लड़ा है, इसमें दो राय नहीं। और उनकी जीत में, जो हमारी जीत में कहीं ना कहीं योगदान एक दूसरे का है। अब आगे के गठन में बीजेपी को आउट रखने के लिए हम उसके बारे में पार्टी हाईकमान के साथ विचार करेंगे। लेकिन करगिल में अगर भारतीय जनता पार्टी पीडीपी और बीजेपी के साथ सत्ता में बैठ सकती है अभी भी, तो इसलिए बीजेपी को आउट रखने के लिए कांग्रेस पार्टी उस पर विचार कर सकती है। कुछ चीज़ें मैं थोड़ा समय लेकर प्रस्तुत करूंगा, फिर जो आपके सवाल होंगे उसका उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के चुनाव हुए हैं, वो चुनाव को अगर हम 2-3 शब्दों में कहें तो लोकतंत्र की जीत है, जम्मू कश्मीर के अवाम की जीत है, आशा की जीत है, विक्ट्री ऑफ होप। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर के लिए सोचा, भविष्य के लिए, उस सोच की जीत है। The election results of the District Development Council of Jammu and Kashmir is the victory of hope, is the victory of democracy, is the victory of the people of Jammu and Kashmir, and the victory of the larger narrative about Jammu and Kashmir, which Narendra Modi ji has thought about that state. ये बात मैं कहना चाहूंगा। इसीलिए इस चुनाव के व्यापक इंप्लीकेशंस को समझना बहुत जरूरी है। बीजेपी पूरे स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 सीट मिली है, पीडीपी को 27 और कांग्रेस को 26 सीट मिली है। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है और 39 इंडिपेंडेंट जीते हैं, जिसमें कई भाजपा समर्थित हैं। ये जो बार बार गुपकार अलायंस की विक्ट्री बताया जा रहा है, तो पहली बात आप जान लें कि वो अलायंस भाजपा से अकेले नहीं लड़ने की कमजोरी के कारण बना था। द गुपकार अलायंस वॉज फॉर्म्ड बिकॉज द कंपोनेंट ऑफ दैट अलायंस न्यू दे कैनॉट फाइट बीजेपी सिंगल हैंडेडली। इसके बावजूद अगर आप दूसरा आपको मैं आंकड़ा बताऊं तो बीजेपी को इतने वोट मिले हैं जो एनसीपी पीडीपी के वोट से भी ज्यादा है, अगर दोनों को मिला दीजिए। अब मैं आपको, क्षमा करिए, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, अगर तीनों के वोट को मिला दीजिए तो भी बीजेपी का वोट ज्यादा है उससे। बीजेपी को वोट मिले हैं 4,87,364
4,87,364। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिला है 2,82,514, 2,82,514, and PDP, how much? Just 57,789। और कांग्रेस को मिले हैं 1,39,382, 1,39,382। तो बीजेपी के 4,87,364, इसकी तुलना में आप एनसी के 2,82,000, पीडीपी के 55,000 और कांग्रेस के 1,39,000 को जोड़ दें तो बीजेपी का वोट इन तीनों से ज्यादा है। तो ये एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बीजेपी हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। ये मुझे इस बात का बहुत प्रसन्नता है कि एक मिनट बस, प्रसन्नता है कि कश्मीर में घाटी में कमल खिला है। घाटी में कमल अपने वजूद पर खिला है। आज मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। उनके प्रति वहां के लोगों की आस्था है। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम का खुशामदीद कहूंगा, अभिनंदन करूंगा। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। कश्मीर की जनता, हमें आप पर बहुत गर्व है। और हमें अपने पार्टी के कार्यकर्ता, अध्यक्ष से लेकर सभी जम्मू कश्मीर के, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने गृह मंत्री जी की सोच, आज मैं सबों का अभिनंदन करूंगा। क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि मैंने खुद कश्मीर में काम किया है, वैली में भी गया हूं, पहले भी और अभी धारा 370 के हटने के बाद। तो वैली में काम करना कितना कठिन था, उसमें अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने हिम्मत दिखाई, कई शहीद भी हुए, तो आज का दिन उनके अभिनंदन का है और उनके लिए गर्व करने का है। मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहूंगा। कश्मीर की जनता ने बहुत बड़ा तमाचा लगाया है अलगाववादियों पर। ए रिसाउंडिंग स्लैप टू द एक्सट्रीमिस्ट, सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट एंड देयर पेट्रन्स। ये मैं क्यों कहना जा रहा हूं, जरा आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, और यह आंकड़े आपके लिए बहुत जरूरी है। कुलगाम में 28.9% वोट पड़ा, शोपिया में 17.5% वोट पड़ा। ये सब उनके दबाव के इलाके। और पुलवामा, जहां पर जो टेररिस्ट का एक हॉटबेड है, आपको पता ही है, वहां रोज टकराहट होती है, जहां पर जनता निकलती नहीं थी, वहां भी 7.4% वोटिंग दर्ज की गई। और इस बात को आप कभी नहीं भूलें कि 18 के पंचायती चुनाव में भी 1.1% ही वोट पड़े थे। तो मैंने आपको ये, अब जरा मैं आइए आप, ये मैं सोपोर गया हूं, नॉर्थ कश्मीर। ये अलगाववाद से त्रस्त रहा है, अब नहीं, मैं देख के आया हूं। वहां पर 23.8% वोट हुआ है सोपोर में। आपके टीवी चैनल पर इन इलाकों का नाम रोज आता रहता है। लोकसभा चुनाव में 2019 में खाली 7.6% वोटिंग हुई थी। तो इस बात को समझें आप। सोपोर का उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए देना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव के बाद धारा 370 हटाई गई 2019 के वोट के बाद। वहां पर लोकसभा की वोटिंग हुई 7.6% और अभी डीडीसी के चुनाव में वोटिंग हुई है 23.8%।
तो इसलिए जान करके मैं ऐसे इलाकों की जानकारी आपके लिए रखना चाह रहा हूं जो जानना बहुत जरूरी है। आपने एक और नाम सुना, बांदीपुरा। वहां भी आपको बहुत खबरें मिलती रहती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस से। नॉर्थ कश्मीर के बांदीपुरा में 51.7% वोटिंग हुई, 51.7%। और पंचायती चुनाव में थी 44% और लोकसभा के चुनाव में थी 23%। आपने एक और नाम सुना होगा, गांदरबल। यह नाम भी बहुत आता है टीवी पर। गांदरबल में 43.4% वोटिंग हुई है। अब इसलिए मैंने पूरे इलाके वैली का नहीं बताया, सिर्फ मैंने सोपोर बताया, मैंने गांदरबल बताया, मैंने बांदीपुरा बताया, मैंने कुलगाम बताया, मैंने शोपियां बताई, मैंने पुलवामा बताया। तो ये सब इलाके को हॉटबेड कहा जाता था। वहां के जनता की चाहत क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं फिर कहूंगा, कश्मीर के अवाम की जय, जम्मू कश्मीर के अवाम की जय। उन्होंने जो तमाचा मारा है, और इसी संदर्भ में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वहां की जनता आई, इसका कारण क्या है? इसका कारण समझना चाहिए। लोगों ने पहली बार लोकतंत्र में ईमानदार चुनाव को जमीन पर देखा, विशेष रूप से वैली में। याद करिए, लोकसभा में फारूक अब्दुल्ला साहब आए हैं श्रीनगर से, कितना परसेंट वोटिंग हुआ था? शायद 7% हुआ था। याद है आपको ना? श्रीनगर की बात मैं कर रहा हूं, अभी की कहानी मैं आपको बताई। और यह क्यों हुआ? क्योंकि राष्ट्रपति शासन में सरपंचों का चुनाव हुआ था। याद करिए 2018 में, उस समय आर्टिकल 370 नहीं समाप्त हुआ था। 2018 में राष्ट्रपति शासन में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निर्देश दिया कि पंचायतों का चुनाव कराओ। याद करिए, क्या कांग्रेस पार्टी, क्या पीडीपी, क्या एनसी, सबों ने विरोध किया था। कहां से चुनाव होगा? क्यों कर रहे हैं आप? लोगों ने सरपंच के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में बहुत खुलकर भाग लिया, और उसका फायदा क्या हुआ? पहली बार भारत सरकार से पैसा पंचायतों के लिए उनके अकाउंट में पहुंचने लगा। और किस पंचायत में क्या काम होना है वो टंगा हुआ था बोर्ड पर कि ये काम होना है इस पैसे से, और लोगों ने जमीन पर डेवलपमेंट को देखा। तो इस बार का चुनाव डीडीसी का क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? जमहूरियत की जीत के लिए, लोकतंत्र की विजय के लिए, कि कश्मीर के आवाम ने राज करने वालों और काम करने वालों के अंतर को पहचाना। हाउ कैन डेमोक्रेसी गिव रिजल्ट्स ऑन द ग्राउंड? हाउ कैन गुड गवर्नेंस कम ऑन द ग्राउंड? और आज तो आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, घूमते हैं, कश्मीर में हर जगह बिजली पहुंच गई है, पानी पहुंचा है। ये राष्ट्रपति शासन, केंद्र के सहयोग से आज डेवलपमेंट वहां पहुंचा है। हम लोग भी जाते हैं, देखते हैं, आप भी जाके देखते हैं। तो लोगों ने वर्षों के बाद मरकज का पैसा पंचायत में पहुंचा है। मरकज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और काम हुआ है। तब इसके कारण लोगों की लोकतंत्र में आस्था पनपी है कि डेमोक्रेसी से डेवलपमेंट हो सकता है। जमहूरियत उनके घर पर विकास का दस्तक दे सकती है। ये लोगों ने देखा, तब फिर उनकी आस्था बनी। और यहीं पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो लगभग 52 इंडिपेंडेंट जीते हैं, ये बहुत से वो हैं जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, हमारे भी समर्थक हैं, बड़ी हिम्मत के साथ आतंकवादियों के खिलाफ खड़े होने की ताकत दिखाई है। और इससे मैं क्या देख रहा हूं? कश्मीर की नई लीडरशिप डेवलप हो रही है। आज मैं अपने पार्टी के सभी जीते हुए लोगों का अभिनंदन करूंगा, बाकी का भी करूंगा,
लेकिन आपने कल एक बात देखा होगा टीवी पर, जो हमारा एजाज है, का नाम पूरा क्या है, इंजीनियर एजाज, जो जीता और जीत के जो उसने बोला कि मैं काम करूंगा सबका साथ सबका विश्वास, तो ये कश्मीर की नई आवाज है। और आज कश्मीर की आशा भरी उस नई आवाज का हम बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं। और एक बात हम कह देते हैं, ये कश्मीर की शुरुआत है। अब ध्यान रखिए, सरपंचों के चुनाव, डीडीसी के चुनाव, तो अब कश्मीर की जमहूरियत नई अंगड़ाई ले रही है। डेमोक्रेसी इज टर्निंग इट्स पेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। लोकतंत्र अब आशा और उत्साह की अंगड़ाई ले रहा है कश्मीर में। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब जहां तक क्यों ये चुनाव और भी महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान के सदस्य आतंकवाद, गोले बरसते रहे, आतंकवादियों का भय का, खौफ का माहौल, उनके द्वारा घुसकर सुरक्षा बलों पर हमला करने की बात करना। लेकिन आप देखिए कहां एक तरफ ढेले चलते थे, याद है ना, स्टोन थ्रोइंग, और आज वहीं अपने हाथ में बैलेट पर अपनी किस्मत लिख रहे हैं। तो ये आर्टिकल 370 के बाद जो कश्मीर बदला है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मोदी जी की सरकार ने, चाहे वो सरपंच, लेट अस गो टू द, और उन्होंने अपनी आवाज कही है कि वो कश्मीर का ईमानदारी से विकास चाहते हैं। सिर्फ मुझे एक अंतिम बात कहनी है मित्रों, कुछ लोग का काम ही है हमारी पार्टी की आलोचना करना। कुछ लोग का तो एक क्या कहते हैं उसको, 24/7 काम है मोदी जी की आलोचना करना। वो आज से नहीं, 14 के पहले से कर रहे हैं। तो हम, और वो बार बार लोकप्रियता पर भी सवाल उठाते हैं। उनके महकमे की जमानत कितनी जब्त होती है, मैं संजय मयूख से कहूंगा, उसका भी एक गिनती आप लोगों को बताएंगे कभी वो। लेकिन वो बार बार जब बात करते हैं, तो आज एक बार फिर लास्ट ईयर जीते लोकसभा, बिहार जीत कर आए, राजस्थान जीत गए, हैदराबाद जीत गए, कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बन गए तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद, और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में जीते, अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव, लद्दाख हिल काउंसिल, ये सब जगह जीत रहे हैं। और 11 राज्यों में संपन्न हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भव्य सफलता मिली है। और आप जानते ही हैं, मणिपुर में 5 में 4, उत्तर प्रदेश में 9 में 8, गुजरात में 8 में 8, तेलंगाना में भी एक था, वो जीत गए, लद्दाख में जीत गए, और बिहार तो उसके साथ ही हुआ था, वहां तो हम लोग अपनी सरकार बनाए ही बनाए। तो ये लद्दाख से लेके हैदराबाद, तेलंगाना, मणिपुर, अरुणाचल, राजस्थान, बिहार, आसाम और अब कश्मीर, तो ये तो ऑल इंडिया प्रोफाइल है विक्ट्री का। तो ऐसे लोग को कभी कभार सोचना चाहिए कि जनता 6.5 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई, बीजेपी की अगुवाई में कितना विश्वास प्रकट कर रही है, ये हमें देखना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम माय साइड। मैं यही कंक्लूड करूंगा कि कश्मीर की जीत बहुत ही उत्साहवर्धक है। ये भारत की विजय है, ये भारत के लोकतंत्र की विजय है, ये कश्मीर के अवाम की विजय है जम्मू कश्मीर में, और आशा और विकास की विजय है। थैंक यू। देवेंद्र परासर। तो यहाँ रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कुछ खास मुद्दों पर यहाँ बात की, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो वो उन्होंने कही कि जिस तरीके से बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, उससे अब विपक्ष को सबक ले लेना चाहिए कि जनता के बीच भी अब बीजेपी पूरी तरीके से पैठ जमा चुकी है।